बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाहिद फ़िर्क और मेरे साथ हैं अमेरिका जॉर्जिया से नामवर एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। मलिक साहब के साथ आज हम पाकिस्तान की सियासत के हवाले से चंद सवालात करेंगे और हमारे पास व्यूअर्स के भी कुछ सवालात हैं, जिनके जवाब हम मलिक साहब से लेंगे। सवाल करने से पहले मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें वो सवालात भी हैं जिनके जवाब शायद आपको कहीं और ना मिलें। आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो अपनी राय से ज़रूर नवाज़िए। जी, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने अपने बिज़ी स्केड्यूल में से वक़्त निकाला। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में बड़ी गहमा-गहमी चल रही है सियासी माहौल में, अच्छी खासी गरमा-गर्मी है। और आज जो मैंने खबरों में सुना कि मरियम नवाज़ साहिबा खान साहब के खिलाफ एक और झूठा मुकदमा गद्दारी का दायर करने जा रही हैं, जिसमें उनकी ख़्वाहिश है कि खान साहब को या तो फांसी दे दी जाए या फिर लाइफ़ इन प्रिज़न का मामला कर दिया जाए। सवाल ये है, क्या मरियम नवाज़ साहिबा अपनी इस ख़्वाहिश की तकमील में कामयाब हो जाएँगी? अच्छा, क्या बात वजह ये है कि मैं खान साहब के डायलॉग से ही शुरू करता हूँ कि घबराना नहीं है। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि अब ऐसे कोई भी हथकंडे इनके ऊपर मतलब इनकी सियासत पे या इनके लिए कोई प्रॉब्लम बनाने का बायस बने। उसकी वजह ये है जो उनका मुश्किल वक़्त था, जिस वक़्त उनके ऊपर केसेस बने, हाँ, वो एक ऐसा टाइम था जिसमें उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती थी, लेकिन अब ऐसा टाइम नहीं है कि वो एक नए मसले में पड़ जाएँगे। अलबत्ता अगर आपको किसी से खतरा होता है, तो आप हर वक़्त अपने लिए प्रोटेक्शन ढूँढ के रखते हैं। तो ये केसेस तो अब इनके साथ ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक कि ये हुकूमत में ना आ जाए। खान साहब जब तक कि हुकूमत में ना आ जाएँ, तो ये केसेस तो आम हैं इनके लिए, अब ये चलता रहेगा और मुझे नहीं लगता कि अगर ये एक नया केस खोल देते हैं या 2-3 और खोल देते हैं, तो उसकी वजह से इनको पीछे रहने का मतलब वापस सलाखों के पीछे रखने का कोई जवाब बनता है। तो ये जैसे ही इनके जितने भी केस चल रहे हैं मेरे ख्याल से 5 हैं ऐसे केसेस जिसकी वजह से इनको जेल में रखा गया था। तो ये खत्म हो जाएँगे तो डेफिनिटली आई डोंट थिंक सो कि उनको पीछे रखा जाएगा, वो बाहर आ जाएँगे। लेकिन इसमें अभी टाइम है जैसे मैं आपको 2-3 दफ़ा बोल चुका हूँ। अक्टूबर-नवंबर के बाद मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब के बाहर आने का कुछ चांस बनेगा। और अलबत्ता उससे पहले अगर ये केसेस बनाते भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सर-पैर है। लेकिन ये तो उनके अपने ही जो नून लीगी बहुत से ये बात कह चुके हैं कि झूठे मुकदमे बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। खान साहब को अंदर रखने के लिए क्योंकि हमारे लिए तो वो खतरा है। आपने भी अपने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि उनके लिए ज़ाहिर बात है वो बाहर आ जाएँगे तो अवाम तो खान साहब के साथ है। तो हुँ, इसलिए हुँ। झूठे मुकदमे में एक गद्दारी का मुकदमा मैं जो अब तक पाकिस्तान की सियासत को तो हल्का थोड़ा-सा समझ पाई हूँ, उसमें अगर कोई एक मुहिब्बे वतन मुझे शख्स नज़र आता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान है, जिसके ऊपर आप गद्दारी का मुकदमा ये ज़हन कबूल नहीं करता है। मतलब एक हँसी आती है कि आप किस तरह की बातें करके एक शख्स के ऊपर इस तरह के मुकदमे दायर करके अपने ही नाम को, अपनी ही पार्टी को आप ख़राब करते हैं। तो ये चीज़ समझ से बालातर है। तो जी, ऐसे ही है, वो अगर इद्दत के केस को बना सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी सोच क्या है। तो मतलब हाँ, इनके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ये बस बोलते हैं कि रात में ख्वाब आया है, सुबह में बस इम्प्लीमेंट कर दो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई सर-पैर है, ये बस प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपने अल्टीमेटली देखा होगा कि पिछले हफ्ते से खान साहब के लिए बैनुल-अक़वामी ममालिक आ गए हैं, यूएन आ गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये अब ऐसा कोई इंस्टेंस उठा सकते हैं या ऐसा कोई केस बना सकते हैं, जिसकी वजह से खान साहब को मतलब जेल में और रहना पड़ जाए या खुदा ना ख़ास्ता उनको फांसी की सज़ा हो जाए या उम्र कैद हो जाए, मुझे नहीं लगता ये काम। लगता तो हमें भी नहीं है लेकिन यूएन के उनके मुतालबे के ऊपर तो उन्होंने कहा है कि जी ये हमारा अंदरूनी मामला है। जबकि जब साइफ़र आया था तब अंदरूनी मामला नहीं था जब अ, मतलब उनके कहने पे पीडीएम लाई गई, उनकी हुकूमत खान साहब की गिराई गई तब भी तो अंदरूनी मामला होना चाहिए था लेकिन तब नहीं था, अब है। बहरहाल हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि सोशल मीडिया पे आज एक हाइप क्रिएट की गई है, जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा ने एक पेड कैंपेन चलवाई है अपनी तारीफ़ के लिए। और वो सब अदाकार हैं, कुछ टिकटॉकर्स हैं, कुछ डेफ़िनेटली हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा टीवी इंडस्ट्री के नामवर जाने-पहचाने वो फ़नकार हैं। मैं सोच रही थी कि अगर यही रकम, यही पैसे जो उन्होंने इन एक्टर्स को दिए हैं, अगर वो आवाम की भलाई के लिए कोई अच्छे इक़दामात करतीं, आवाम पर खर्च करतीं, तो उन्हें इस पेड कैम्पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आवाम खुद ब खुद उनके कामों की तारीफ़ करती। तो ये बात अक्सर ज़हन में आती है कि उनके ज़ायचे में ऐसी क्या बात है कि वो हमेशा ही मनफ़ी और गलत तरीके से अपनी तारीफ़ करवाना चाहती हैं, और वो ये भी जानती हैं कि वो जो भी काम करती हैं, मनफ़ी काम, वो पलट के उन्हीं पर आ जाता है, लेकिन वो इससे सबक नहीं सीखती। ऐसी क्या बात है उनके ज़ायचे में जो उन्हें ये सब करने पर मजबूर करता है? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक्चुअली उनके ज़ायचे में ना राहु का इन्फ्लुएंस बहुत होता है। अब जो राहु लोग क्या है ये भी बताइए हमें? जी, राहु एक प्लैनेट नहीं कह सकते, ये एक नोड है, जो मून की साउथ नोड और नॉर्थ नोड कहलाते हैं, वो राहु और केतु होते हैं। तो जो राहु होता है ना, राहु नॉर्मली जो बोलते हैं सिग्निफाई करता है, वो 10 दिमागों के बराबर होता है। तो जब भी किसी की मेन हॉरोस्कोप में या ज़ायचे में राहु का इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो वो बंदा शॉर्टकट में जाता है, ठीक है? और वो बहुत जल्दी बहुत ऊँचे दर्जे पे पहुँचने की कोशिश करता है, उसमें शॉर्टकट लेता है और यही वजह होता है कि जब वो शॉर्टकट लेता है, तो वो उसमें फँस जाता है। तो इनके ज़ायचे में जो है राहु का बहुत इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से ये शॉर्टकट लेते हैं और शॉर्टकट में ये फँस जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं शॉर्टकट से बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनकी प्लैनेटरी अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए। लेकिन इनकी प्लैनेटरी अलाइनमेंट ऐसी है कि ये एक तरफ से तो इनको शॉर्टकट दिलाता है और दूसरी तरफ से सैटर्न जो है, उनको इसकी जजमेंट देने पे आ जाता है, तो इसीलिए वो पलट के उनके ऊपर आ जाते हैं। ये एक मेजर इनके लिए चार्ट में जो है ना ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक कहना चाहिए या कुदरत का निज़ाम कहना चाहिए कि ये शॉर्टकट नहीं ले सकते। तो वो लॉन्ग कट में जाने के मूड में नहीं है कि आवाम को दें और आवाम से फिर भलाई सुने। ऑफ कोर्स आवाम के बीच में अगर ये पॉपुलैरिटी चाहते हैं तो इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये 2-4 हज़ार या जो भी हैं लोगों को अगर ये दें कुछ भी, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये एक मेजर इनका जो है ना चार्ट में सिग्निफाई करता है, जिसकी वजह से ये शॉर्टकट बहुत लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये तो मरियम साहिबा की बात है ना, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है या फिर जो सो फ़ार मेरा एनालिसिस है इनकी पॉलिटिकल पार्टी और इनके पूरे ख़ानदान को एनालाइज़ करते हुए, ये तो सब ऐसा ही करते हैं, ये पूरा ख़ानदान ही शायद, या फिर ये जो नून लीग है, ये पूरी हुँ, पार्टी हुँ। ही शॉर्टकट को इस्तेमाल करती है। तो जी, ये हाँ जी, इसमें 2-3 बातें और भी हैं, अच्छा आपने सवाल किया है। जब कोई पार्टी बनती है, तो उसका एक ज़ायचा भी बनता है उस टाइम का। जिस दिन इन्होंने अपनी पार्टी का वो किया होगा मतलब इनॉग्रेशन किया होगा या पार्टी को बनाया होगा, उस टाइम का भी ज़ायचा होता है। अगर आप उस ज़ायचे में भी देखेंगे तो डेफ़िनेटली राहु का एफ़्लिक्शन होगा। तो ये पूरी की पूरी पार्टी इसी तरह ही चलेगी। ताहयात इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं करना जिसमें कौम की भलाई हो जाए। अगर वो दिखावे की करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं दिखता। और स्पेशली अगर हम इस ये जो अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जब इन्होंने हल्फ उठाया था, मैं काफ़ी दफ़ा काफ़ी व्लॉग में कहा था कि उनके हल्फ के बीच में जो है ना, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सोलर इक्लिप्स की वजह से बहुत ज़्यादा डेंट पड़ने वाला है उसकी वजह से। सोलर इक्लिप्स की वजह से उस जो हल्फ का टाइम था उसके चार्ट के ऊपर बहुत डेंट पड़ा है और आपने देखा होगा कि अप्रैल, मई तक ये लोग सही चल रहे थे। लेकिन मई के बाद इनके जो इक़दामात थे या जो भी इन्होंने किए, बजट लाए और सब कुछ करते जा रहे हैं, वो इनके ऊपर बैकफ़ॉल कर रहा है, मतलब बैकफ़ायर की तरह ही आ रहे हैं इनके ऊपर। तो ये डेफ़िनेटली ये चीज़ें अब चलती रहेंगी, ऐसे ही चलना है इन्होंने, ताहयात इनके ऊपर कोई मतलब अब तब्दीली नहीं देख सकता है।
तो ये कहना दुरुस्त होगा कि इनके ज़ायचे में, मरियम साहबा के ज़ायचे में ऐसा कोई कोई पॉइंट नहीं है जिससे ये साबित हो कि ये कोई मुस्बत काम करेंगी या उसमें कामयाब हो जाएँगी या अपना एक मस्बत तरीके से अवाम में अपना नाम बना पाएँगी? जी, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है कि ये जो है ना सीधे तरीके से जो प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर चैनल होता है, उसके थ्रू ये काम करें। ये शॉर्टकट वाले काम करते हैं और शॉर्टकट में मैंने बहुत हिडन बात की है ये शॉर्टकट। ये जो राहु होता है, ये सब मैलेफिक काम करवाता है। अब आप समझ सकती हैं मेरे इस छोटे से अल्फाज में कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये सब गलत काम कराने का जो होता है ना प्लैनेट, वो राहु ही होता है। सही। अच्छा मलिक साहब, हमारे पास कुछ व्यूअर्स के कुछ सवालात हैं। हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान में तालीम का जो सिस्टम है वो कब अच्छा होगा? अभी अभी बात ऐसी है, पहले तो पाकिस्तान खुद अपने कदमों पे खड़ा हो जाए, तालीम तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन बहुत अच्छी बात की है उन्होंने, अच्छा सवाल किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसको टाइम है। कम से कम पाकिस्तान को जो मसले मसाइल से निकलने में भी ना 2-4 साल लगेंगे। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मुझे प्लानिटरी ट्रांजिट में चलते हुए दिख रहा है। मतलब इसको लगेंगे 2-4 साल हैं अभी, आराम से। अच्छा। इन्होंने ही एक और सवाल पूछा है कि क्या हम अपना जायचा खुद बना सकते हैं? जी, बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप अपना जायचा, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डिटेल डाल दें तो वो आपको जायचा बना देंगे। और वो कोई चार्जेस भी नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फ्री बना सकते हैं। जो मैंने सुना है काफ़ी लोग पाकिस्तान में वो जायचा बनाने के भी पैसे लेते हैं। रीडिंग करने के मुझे पैसे समझ में आते हैं कि अगर आप किसी से पढ़वा रहे हैं तो उसके समझ में आते हैं कि आप उसके पैसे लें, लेकिन आप बनाने के भी पैसे ले रहे हैं जो कि फ्री बनता है। तो मतलब ये चीज़ें अच्छी नहीं है। हमारी कौम जो है उसको अगर वो मतलब इतनी नॉलेज नहीं है या वो ये तो नहीं कहना चाहिए एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनके पास अगर इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये चीज़ें फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप उसका फ़ायदा ना उठाएँ। हुँ। आप उनको गाइड कर दें, ठीक है आपकी हक हलाल के हैं कि आप उसको रीड करने के चार्ज ले रहे हैं, तो आप लें, शौक से लें। तो जायचे को पढ़ने का कोई ख़ास तरीक़ेकार होता है? ज़ायचे को पढ़ने के लिए आप जो नॉर्मल ज़ायचे को पढ़ने के लिए आपके पास और मतलब पूरी एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हुँ। उसको किस-किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आपका असेंडेंट क्या है, मून साइन क्या है, सन साइन क्या है, आपके ऊपर साढ़-सती चल रही है या खुदा ना ख़ास्ता आपके सारे प्लैनेट राहु और केतु के बीच कौन-सी में हैं। ये अपने सारस्वती का ये क्या चीज़ होती है? अच्छा, ये सारस्वती ये होती है, इससे भी बड़ा डराया हुआ है। ये एक्चुअली जी, इसके भी बड़े पैसे चल रहे हैं पाकिस्तान में, कि जी हुँ। आपके ऊपर सारस्वती चल रही है, बस अल्लाह हाफ़िज़ आपका तो। आप ये करें, आप वो करें, मतलब क्या होता है? मतलब ये क्या चीज़ है? ये हाउ डज़ इट इम्पैक्ट यू? हाँ, ये क्या होता है जब आपके प्लैनेट मून उसके 12th हाउस से सैटर्न क्रॉस करना शुरू करता है या सैटर्न ट्रांज़िट करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फर्स्ट हाउस में मून है। वैसे मून कोई भी हाउस में हो सकता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे आपके फर्स्ट हाउस में मून है, तो मून के जब 12th हाउस से ट्रांजिट करेगा सैटर्न, तो आपकी साढ़-सती स्टार्ट हो जाती है और जिसमें 7.5 साल लगते हैं पूरे सैटर्न को 3 घर क्रॉस करने में। इसको बोलते हैं साढ़-सती। तो तो 12वें हाउस से इस ड्यूरेशन में होता क्या है उस शख्स के साथ इस पे जिसके इस पे ज़्यादातर लोगों का ये क्लेम है कि ये आपका ज़िंदगी का बदतरीन वक़्त होता है। बदतरीन? जी, बदतरीन। इसमें आपको दुनिया के हर मसले-मसाइल आएँगे। मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा टाइम पीरियड चल रहा है, आपका सैटर्न का टाइम पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा। या खुदा ना ख़ास्ता आपके सैटर्न के असरात आपके ऊपर आने वाले हैं या नहीं आने वाले। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊँ, ये मैंने एक्सपीरियंस की है कि इसी साढ़-सती में लोग प्रेज़िडेंट बन जाते हैं। हुँ। जी, तो ये एक्चुअली आपके रिज़ल्ट का टाइम होता है, कि सैटर्न जो आपके पूरे 30 साल लगाता है, आपके पूरे हाउसेस घूमने में, 12 हाउसेस घूमने में।
30 साल? जी, 30 साल लगेंगे आपके 12 हाउस से क्रॉस करने में उसको। तो 30 साल में 7.5 साल ये आपको रिजल्ट दे रहा होता है। जो आपने बोया है वो आप काटोगे। हुँ, तो इन शॉर्ट अगर ये कहें, अगर किसी की उम्र 60 साल है तो 7.5 साल 30 साल के और 7.5 साल अगले 30 साल के, 60 साल में 15 साल उसके 60 के। तो अगर आप यूं बोलें तो 15 साल तो आपकी उम्र ही गुजर गई, आधी से ज्यादा। आधी तो नहीं कह सकते, मतलब 25% आपकी उम्र उसमें गुजर गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 25% उम्र बुरे हालात में गुजरेगी, ऐसा नहीं होता। तो ये इसको डराया जाता है। इसको प्रॉपर जायचा देख के पता चलेगा कि आपको सारस्वती के असरात होंगे या नहीं होंगे, या आप उस टाइम पे ग्रो करोगे। उसी के लिए वही चीज होती है, वही 7.5 साल ऐसे होते हैं जो उसको कहीं का कहीं ले जाता है। अच्छा इस बारे में क्या ये कहना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा कि हम हमारे फ़ैसले जो हमारे साथ हो रहा होता है उनके पीछे बहुत हद तक हमारे फ़ैसले कार फ़रमा होते हैं? बिल्कुल अगर ऐसे ही। अगर फ़ैसला ना करें तो हमारे साथ जो हो वो शायद ना हो पाए हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक ज़ायचा बनाते हैं, तो उसमें एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कि जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सारस्वती का मतलब ये है, जैसे अगर मून के 12th हाउस से अगर सैटर्न पास हो रहा है या ट्रांज़िट कर रहा है, ऐसे टाइम पे अक्सर लोग मुल्क से बैरून मुल्क चले जाते हैं। अच्छा। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, अक्सर लोग खुदा ना खास्ता जेल चले जाते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। अक्सर लोग यूँ समझे उनके अखराजात बढ़ जाते हैं, ये तीसरी हो गई। अक्सर लोग हॉस्पिटलाइज़ हो जाते हैं, ये चौथी हो गई। अब ये सब चीज़ें कैसे होंगी? जो आपने पहले किए होंगे कर्म, उसकी वजह से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। हुँ। तो क्या ये कहना मुनासिब होगा कि हमारे खान साहब पर भी कोई ये सारसती वग़ैरह चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सारस्वती उनकी नहीं चल रही है। अलबत्ता पिछले 2.5 साल में उनका ढैया था। क्या था? ढैया था। ये ढैया, क्यों ढैया मतलब ये होता है 2.5 साल। अब ये ढैया होता है 2.5 साल। अब ये हाँ, ढैया भी आते हैं। अच्छा, तो ये अच्छा। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन वो ढैया इतना खतरनाक नहीं था। लेकिन वो कुछ उनके प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो इस गिरफ्त में आ गए। हुँ, ठीक। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपना ज़ायचा किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना बना लूँ, हुँ, तो हुँ। लेकिन मुझे तो पढ़ना नहीं आता है, तो हुँ, हुँ। उसको पढ़ने के लिए मैं मलिक महबूब साहब से राब्ता करूँ या क्या करूँ? नहीं, आप किसी से भी करें। आप मेरे से कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन आप एट लीस्ट इतना तो पढ़ें ना कि आपका असेंडेंट क्या है। जैसे आपका नाम नाहीद है, ठीक है? इसी तरह किसी और का नाम कुछ होगा, किसी और का, लेकिन ये तो सिर्फ़ 12 ज़ोडिएक है। ये तो आप जानें ना, ये तो हुँ, आप खुद जानें कि मेरा ज़ोडिएक क्या है। मतलब वो आप सुन रहे होंगे कैप्रिकॉर्न का ये महीना ऐसा रहेगा। अब लोगों को यही नहीं पता कि उनका असेंडेंट क्या है। सही, सही। अच्छा मेरे ज़हन में अभी-अभी एक बात आई है कि क्यों ना हम अगले प्रोग्राम में मेरे ज़ायचे के ऊपर हम बात करें, कि जी, मैं ज़रूर। आप इसके ऊपर बात करें और मुझे बताइएगा कि मेरे ज़ायचे में क्या है। इससे एक तो ये होगा कि हमारे सुनने वालों को भी पता चलेगा और कि ज़ायचा बनाना एक आसान बात है, लेकिन उसको पढ़ना हर एक के बस का काम नहीं है। जी, तो बिल्कुल। हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपने कीमती वक़्त से नवाज़ा और सामीन अगर आपको अपना ज़ायचा बनवाना हो और अपने बर्थ चार्ट के मुतालिक कोई भी सवाल आपके पास हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे मलिक साहब का नंबर नीचे दिया हुआ है, आप इस पर इनसे राब्ता ज़रूर करें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मलिक साहब के साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह